गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं शब्द के भेद, जिसको हम इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अभी शब्द के भेद, अभी इसमें टू टाइप्स है। एक है विकारी शब्द यानी जिसको सव्यय भी कहते हैं, और दूसरा है अविकारी शब्द जिसको हम अव्यय भी कहते हैं। अभी विकारी शब्द यानी क्या होता है, मतलब ऐसे शब्द मतलब जिन शब्दों के रूप में लिंग यानी कि जेंडर, वचन यानी कि नंबर, और कारक यानी कि केस आदि के अनुसार विकार परिवर्तन होता है। मतलब अगर कोई सेंटेंस है, उसमें अगर हमने जेंडर चेंज किया, नंबर ऑफ क्वांटिटी चेंज की, या वहाँ पर अगर हमने कारक को चेंज किया, तो वहाँ पर उस सेंटेंस में चेंजेस हो जाते हैं, तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लड़का खेलता है, अभी और उसकी जगह पर अगर हम लेते हैं तो लड़की खेलती है। तो लड़का और लड़की यहाँ पर मतलब चेंजेस हुए हैं, जेंडर के अनुसार यहाँ पर क्रिया का भी एक स्वरूप जो है वो बदल गया है। अभी विकारी शब्द के ही भेद है। विकारी शब्द के कितने भेद है, भेद यानी उसमें कितने टाइप्स है। फर्स्ट है संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन। सेकेंड सर्वनाम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। थर्ड विशेषण यानी एडजेक्टिव। क्रिया यानी वर्ब। अभी यहाँ पर संज्ञा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम संज्ञा को स्टडी करेंगे। अभी संज्ञा यानी नाउन। अभी नाउन के भी टाइप्स है। नाउन के कितने टाइप्स है, तो 1 2 3 फिर 4 5। जैसे कि सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन, एंड समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन। अभी हम वन बाय वन एक एक संज्ञा को स्टडी करेंगे। अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, जिस शब्द, अभी इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अभी उस संज्ञा में कौन सा है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्यक्तिवाचक। अभी फॉर एग्जाम्पल राम, ये किसी व्यक्ति का नाम है। मतलब अगर व्यक्ति का अगर नाम हमें लेने हैं, इसमें क्या कहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी क्या होता है, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम। अभी व्यक्ति के नाम कौन से हैं, राम, राजन, कल्पना, ये व्यक्ति के नाम हुए। फिर वस्तु, इमारतें, कुतुब मीनार, लाल किला एक्सेट्रा। फिर देश और शहर के नाम, जैसे कि जापान है, भारत है। फिर त्योहारों के दिनों के नाम, जैसे कि होली है, दिवाली है, सोमवार है। वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिमिटेड लिया है। फिर नदियों के नाम, गंगा, यमुना एक्सेट्रा। मतलब जब किसी को हम प्रॉपरली कुछ नाम देते हैं, वो पर्टिकुलर जो एक नाम है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, प्रॉपर संज्ञा में। उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक यानी कॉमन नाउन, जो कॉमनली हम जिसको पुकारते हैं। ऐसी संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी पदार्थों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पुस्तक, मतलब बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन हम उसको कॉमनली बुलाएंगे पुस्तक। नदी, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन कॉमनली उनको हम नदी बुलाएंगे। लड़का, माँ, पुरुष, मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। अभी लड़के कितने सारे हैं, माँ, सब कितने सारी माएँ हैं, कितने सारे पुरुष है, लेकिन हमने उनको कॉमनली एक पर्टिकुलर नाम दिया है। तो वो जो कॉमन जो हम किसी को बुलाएंगे, तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा में जाता है। उसके अब हम स्टडी करेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ के गुणों का, गुण, फिर दोष या फिर धर्म या फिर दशा या फिर अवस्था का बोध होता है, बोध यानी हमें उसका पता चलता है, उससे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बुढ़ापा हुआ, मोटापा हुआ, लंबाई हुई, मिठास हुआ, चंचलता हुआ, ये सब हम महसूस कर सकते हैं। ये किसी दशा का नाम है, या फिर किसी अवस्था का नाम है, या किसी गुण का नाम है। तो ऐसे जो भी नाम होते हैं वो हमारे भाववाचक संज्ञा में जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोयल मीठा गाती है। मीठा यानी क्या, मिठास है, इसको हम महसूस करते हैं, इसको हम देख नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा यानी क्या, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी जो संज्ञा शब्द किसी द्रव पदार्थ या ठोस पदार्थ के बारे में हमें जानकारी देता है, हम उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि लिक्विड।
अभी द्रव्यवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल पानी, लोहा, सोना, तेल, चांदी, ये सब जो भी है ये द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा। अभी पानी जैसे कि लिक्विड फॉर्म में है, और द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको हम एग्जैक्ट काउंट नहीं कर सकते हैं। लोहा है, लोहा ये मटेरियल नाउन भी कहते हैं, क्योंकि अभी लोहा है, लोहे से बहुत कुछ बनाया जा सकता है, पानी से भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है, सोने से बनाते हैं हम, चांदी से बनाते हैं। तो ये नाउन्स वो होते हैं जो कि मटेरियल फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये हो गए हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे भी मैंने बाजार से चावल लाए, उसने सोना खरीदा। द्रव्यवाचक संज्ञा के बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है, कलेक्शन का हमें पता चलता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सेना, कक्षा, विद्यार्थियों की कक्षा, परिवार, ये आदि आदि यानी एक्सेट्रा। तो इन सब शब्दों से हमें किसी समूह का बोध होता है। जैसे कि सेना युद्ध करने जा रही है। अभी सेना है, सेना में बहुत सारे सैनिक हैं, लेकिन उनको हमने कलेक्टिवली क्या कहा है? सेना। संज्ञा के बाद सेकंड आता है सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। अभी जैसे संज्ञा के भेद थे, वैसे सर्वनाम के भी भेद हैं। फर्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। और एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 टाइप्स हैं। एक है उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम यानी फर्स्ट पर्सन, मध्यम यानी सेकेंड, अन्य यानी थर्ड। अभी फर्स्ट पर्सन यानी जब कोई खुद के लिए बात कर रहे हैं। अभी इसमें भी कौन से वर्ड्स इंक्लूड होते हैं? तो मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, जिसमें हम खुद इंक्लूड हैं। फिर मध्यम यानी सेकेंड पर्सन, जब हम किसी और के साथ बात कर रहे हैं, जैसे कि तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आप, आपका। और थर्ड पर्सन वो होता है जब हम कोई दो मिलके किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें, किसी अन्य पुरुष के बारे में बात करें। वह, उसे, उसका, उसकी, वे, उनका, उन्हें, उन्होंने। तो इस तरह से ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। अगर हमें सर्वनामों में अगर पुरुषवाचक सर्वनाम अगर पहचानना है, तो उसमें हमें ये मेंशन भी करना पड़ेगा कि वो उत्तम पुरुषवाचक में जाता है, मध्यम में जाता है या अन्य में जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद हमारा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि डेफिनेट प्रोनाउन। अभी निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? मतलब जब हम जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु, का बोध होता है, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जब अभी हम यहाँ पर कह रहे हैं कि यह लड़का है, तो हम पर्टिकुलर इसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हाँ यह लड़का है। वह फूल है, तो हम यहाँ पर उसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वह फूल है। मतलब हम निश्चय रूप से बता रहे हैं कि यह लड़का है, वह फूल है। तो ऐसे जब हम हमारे निश्चित कंफर्म होते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय यानी इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिसमें हमें पता ही नहीं है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा सर्वनाम का शब्द जिससे हमें ये ज्ञात नहीं होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि कोई आया है, मालूम नहीं कौन आया है, तो बस वहाँ पर हमको इतना पता है कि कोई आया है। कुछ खाने को दो, मतलब या फिर माँ कुछ खाने को दो। अभी माँ से तो हम कह रहे हैं कि कुछ खाने के लिए दीजिए, लेकिन माँ क्या देगी वो हमें पता नहीं है। इसके लिए ऐसे सार्वनामिक शब्द जिनसे हमें ये बोध नहीं होता या फिर ज्ञात नहीं होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो होते हैं हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी इनडेफिनिट प्रोनाउन। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें प्रश्न का बोध होता है। जैसे कि कोई मतलब कौन आया है, या फिर देखो बाहर कोई आया है, देखो बाहर कोई आया है, या कौन आया है, या फिर इस कमरे के भीतर कौन गया, या फिर आप क्या मांग रहे हैं। तो यहाँ पर कोई, कौन या क्या, इन तीनों शब्दों में हमने किसी प्रश्न किया है।
हमें मतलब कोई ना कोई प्रश्न हर एक सेंटेंस से हमको पूछा गया है, तो इसके लिए ऐसे सर्वनाम जिनसे प्रश्न का बोध होता है वो होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव प्रोनाउन, जो सर्वनाम शब्द जो दो सर्वनामों में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं और प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ते हैं, वो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब इसमें पहला जो सेंटेंस है उसका संबंध जो होता है वो दूसरे सेंटेंस के साथ में होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो करोगे सो भरोगे, या फिर जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब हमारा करना हमारे भरने के ऊपर डिपेंड है। या फिर जिसकी करनी, या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब ये एक ऐसे सेंटेंस है जिसमें सेकंड वाला सेंटेंस जो होता है वो फर्स्ट वाले सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहता है। संबंधवाचक वो होते हैं जो दो सर्वनामों का आपस में हमें संबंध का बोध कराते हैं, वो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो सर्वनाम शब्द स्वयं कर्ता अपने लिए इस्तेमाल करता है, जो सर्वनाम शब्द कर्ता स्वयं अपने लिए इस्तेमाल करता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब हम जब स्वयं के लिए जब कोई किसी सर्वनाम का उपयोग करते हैं वो, जैसे कि मुझे आज विद्यालय में स्वयं भाषण देना होगा, मुझे आज विद्यालय में स्वयं भाषण देना होगा, तो स्वयं शब्द हमने खुद के लिए इस्तेमाल किया। जैसे यह काम मैं खुद करूँगा, यह काम मैं खुद करूँगा, तो ये भी हमने खुद के लिए इस्तेमाल किया। उसने अपने आप बैठकर पढ़ा, उसने अपने आप बैठकर पढ़ा, मतलब ये भी जो करता है उसके लिए इस्तेमाल किया। दो संज्ञा सीखने के बाद, जैसे कि संज्ञा सर्वनाम सीखने के बाद अभी हम सीखेंगे विशेषण। विशेषण यानी एडजेक्टिव्स, विशेषण यानी एडजेक्टिव। अभी विशेषण के भी कुछ भेद है, उसमें भी गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, संख्यावाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसके बाद आता है परिमाणवाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और उसके बाद है सार्वनामिक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। अभी गुणवाचक विशेषण क्या है? ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, रंग या आकार का हमें बोध कराता है, वो होता है गुणवाचक विशेषण। अभी यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि दूध मीठा है, तो मीठा ये शब्द हमें दूध के गुण के बारे में बता रहा है। और यह फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँ तो बूढ़ा आदमी लाठी लेकर चल रहा है। अभी बूढ़ा यह शब्द उस आदमी के अवस्था के बारे में हमें बता रहा है। तो ऐसे जो शब्द किसी के भी गुण, दोष, रंग या आकार या फिर उनकी अवस्था के बारे में हमें बताते हैं, वो होते हैं गुणवाचक विशेषण। उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अभी संख्यावाचक विशेषण में भी दो टाइप्स है, उसमें एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमें एग्जैक्टली पता रहता है कि हम कितनी संख्या है, संख्या का ज्ञान होता है। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक में हमें पता नहीं है कि कितनी संख्या है। जैसे कि मेरे पास 100 रुपये है, अभी हमें पता है कि हमारे पास 100 रुपये हैं और मेरे पास कुछ रुपए है, तो यहाँ पर हमें पता नहीं कि हमारे पास रुपए कितने हैं, बस हमें इतना पता है कि हमारे पास कुछ रुपए हैं। मतलब जो शब्द हमें संख्या का निश्चित ज्ञान कराता है वो है संख्यावाचक विशेषण, और जो शब्द ऐसा एक शब्द संख्यावाचक विशेषण जिससे हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट संख्या कितनी है, वो जाएगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। उसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अभी परिमाणवाचक में भी उसमें भी टू टाइप्स है, एक है निश्चित परिमाणवाचक
विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। एग्जैक्टली जैसे ऊपर नीचे निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक है वैसे, लेकिन यहाँ पर हम क्वांटिटी के बारे में बात करें और यहाँ पर हम नंबर्स के बारे में बात करें तो डिफरेंस हमारा वहाँ पर है। जैसे कि मुझे 4 मीटर कपड़ा दो, एग्जैक्टली हमें पता है हमारी क्वांटिटी कितनी है तो 4 मीटर की, और यहाँ पर हमें पता नहीं है। जैसे कि कई यात्री पैदल जा रहे हैं, कई बहुत सारे जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट हमें पता नहीं है कितने हैं, तो इसके लिए ये जो क्वांटिटी है ये कई शब्द से हमें यहाँ पर क्वांटिटी का पता नहीं चलता है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जाएगा। उसके बाद है सार्वनामिक विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मतलब यहाँ पर जब हम किसी को ऐसा सार्वनामिक शब्द जो कि विशेषण का काम कर रहा है, ऐसा सार्वनामिक शब्द जो विशेषण का काम कर रहा है, इसका मतलब अगर प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं बताना चाहूँ तो वो ये होगा कि जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के पूर्व विशेषण के रूप में किया जाता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के पूर्व विशेषण के रूप में किया जाता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे कि यह, वह, वे, कौन, एक्सेट्रा। अभी यहाँ पर हमने बताया है कि यह रास्ता बहुत छोटा है, कौन लड़का आया है, तो यहाँ पर यह ये जो शब्द है ये सार्वनामिक विशेषण है, और यहाँ पर कौन ये जो शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण है। विकारी शब्द यानी सव्यय में अभी सबसे लास्ट जो है वो है क्रिया। अभी क्रिया में भी उसके भी टाइप्स है, एक है सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया, फिर संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया। अभी सबसे पहले हम देख रहे हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी ट्रांजिटिव वर्ब, आपने जैसे कि इंग्लिश में पढ़ा ही होगा। अभी सकर्मक क्रिया ये वो होते हैं, यानी ये ऐसी क्रिया जिनके साथ में उनका कर्म होता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि कमला ने पाठ पढ़ा, यानी यहाँ पर कमला करता है और उसका कर्म यहाँ पर है पाठ, यानी कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद रहते हैं सकर्मक क्रिया में। उसके बाद है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी इनट्रांजिटिव वर्ब, जो कि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। अभी अकर्मक क्रिया ये होती है कि जिन क्रियाओं के साथ में उनका कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि दीपक दौड़ता है, रमेश बैठा, इसमें बस कर्ता होता है, जो करने वाला है वही होता है, सब्जेक्ट ही होता है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो होती है अकर्मक क्रिया। मतलब हमें इस शब्द से ही पता चलता है अकर्मक। अकर्मक का मतलब क्या है कि जिसमें कर्म का कर्म नहीं है, तो अकर्मक यानी बस उसमें कर्ता ही होता है। उसके बाद है सहायक क्रिया, जिसको हम संयुक्त क्रिया भी कहते हैं, कंपाउंड और लग्जरी वर्ब। जैसे कि अभी संयुक्त क्रिया मतलब किन वाक्यों में यदि मतलब ऐसे जिन वाक्यों में यदि दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है उनको संयुक्त क्रिया कहते हैं। मतलब एक ही वाक्य में आपके पास दो दो क्रियाएं आएंगी। जैसे कि सुरेश के कहने पर मुझे खेलना पड़ा। अभी यहाँ पर ये दो क्रियाएं आई हैं, खेलना भी आया है, पढ़ा भी आया है, तो इसमें सहायक क्रिया क्या है तो पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और आपको अगर बताना चाहूँ तो जैसे कि उसने पढ़ाई कर ली है, मतलब करी भी है और ली भी है, कर और ली। फिर राजेश खाना खा चुका है, खा और है, चुका है। तो मतलब ऐसा सेंटेंस या ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है। उसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया यानी पॉजिटिव वर्ब, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाता है, वो होता है प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब यहाँ पर वो खुद नहीं करेगा काम, किसी और से करवाएगा। जैसे कि माताजी ने बेटी से पत्र लिखवाया। अभी यहाँ पर माताजी खुद पत्र नहीं लिख रही है, लेकिन उसने अपनी बेटी से वो पत्र लिखवाया है। अगर और एक एग्जाम्पल में अगर आपको कहना चाहूँ तो
जैसे सीता गीता से कपड़े धुलवाती है, मतलब वो खुद नहीं कर रही है बल्कि वो काम गीता से करवा रही है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से करवाता है वो होता है प्रेरणार्थक क्रिया। अभी सहायक क्रिया, अभी सहायक क्रिया यानी मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया वो होती है सहायक क्रिया। जैसे कि वह घर जाता है, वह घर जाता है, राम काम कर रहा है। मुख्य क्रिया को सहायक करके, जैसे वह घर जाता है, अभी जाने की क्रिया हो रही है लेकिन ये क्रिया पूर्ण हो रही है, वो हमें किस वर्ड से पता चलता है। अभी राम काम कर रहा है, करने की क्रिया हो रही है लेकिन किससे पता चलता है, रहा है। तो मुख्य क्रिया के को सहायता करने वाली जो क्रिया है वो है हमारी सहायक क्रिया। यहाँ तक अभी हमने जितने भी हमारे विकारी शब्द हैं यानी सव्यय उनका अभ्यास किया। अभी इसके बाद हम अभ्यास करेंगे यानी स्टडी करेंगे अविकारी अव्यय का। अविकारी अव्यय या शब्द वो होते हैं जिन शब्दों में लिंग यानी जेंडर, वचन यानी नंबर, कारक यानी केस आदि के अनुसार विकार या परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द से ही पता चलता है कि उस अव्यय के वर्ड में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा। फिर आपका लिंग जो भी हो, आपका वचन जो भी हो, या फिर आपने कोई भी कारक क्यों न इस्तेमाल किया हो, लेकिन वहाँ पर उसका एक जो अव्यय वाला जो एक शब्द है वो वैसा ही रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं होंगे। अविकारी शब्द यानी कि अव्यय, इनके भी अभी 4 प्रकार है, इनके भी 4 भेद है। एक है क्रिया विशेषण अव्यय जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में एडवर्ब, फिर संबंध सूचक अव्यय जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रेपोजिशन, समुच्चय बोधक अव्यय जिसको हम कहते हैं कंजंक्शन, और विस्मयादि बोधक अव्यय जिसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। तो हम अभी 1 बाय 1 एक एक अव्यय को स्टडी करेंगे। और सबसे पहले हम स्टडी करेंगे क्रिया विशेषण अव्यय यानी कि एडवर्ब। इसमें भी कुछ भेद है, जैसे कि क्रिया विशेषण अव्यय। अभी इसमें इसके भी 4 भेद है, 4 टाइप्स है इसमें भी। सबसे पहला है कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। कालवाचक यानी एडवर्ब ऑफ टाइम, स्थानवाचक यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस, परिमाणवाचक यानी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, और रीतिवाचक यानी एडवर्ब ऑफ मैनर। अभी कालवाचक यानी क्या होता है कि जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का समय सूचित करता है उसे हम कालवाचक विशेषण कहते हैं। अभी इसमें कौन से वर्ड आएंगे, तो जैसे कि आज, कल, परसों, तब, जब, प्रातः, तो ये सब शब्द कालवाचक विशेषण में आ सकते, क्रिया विशेषण में आते हैं। उसके बाद है सेकंड है स्थानवाचक विशेषण यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। अभी एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, जो क्रिया विशेषण स्थान या दिशा के विषय में हमें बोध कराता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण के वाक्यों में कौन से वर्ड्स आएंगे, तो जैसे कि यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आएंगे। उसके बाद थर्ड है परिमाणवाचक यानी कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अभी परिमाणवाचक क्या है, जो क्रिया विशेषण क्रिया या परिमाण प्रकट करे या बताए उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के वाक्यों में अभी कौन से शब्द आएंगे, तो थोड़ा, अधिक, कम, ज़्यादा, कितना, ये सब वर्ड्स क्वांटिटी से रिलेटेड होते हैं। परिमाणवाचक के बाद आता है रीतिवाचक यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनरिज्म। रीतिवाचक यानी क्या, जो क्रिया विशेषण क्रिया की रीति या विधि का हमें बोध कराती है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी रीतिवाचक क्रिया विशेषणों के वाक्यों में कौन से शब्द आएंगे, तो धीरे धीरे, जल्दी, तेज, ध्यानपूर्वक, आहिस्ता, अचानक, मतलब ये हमारा मैनरिज्म बताते हैं हम किस तरह से काम कर रहे हैं। तो वो सब शब्द जाएंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर। क्रिया विशेषण अव्यय के बाद आता है संबंध सूचक अव्यय। अभी संबंध सूचक अव्यय कौन से होते हैं, तो जिन अव्यय शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्द के साथ संबंध होता है उन्हें संबंध सूचक अव्यय कहते हैं।
संबंध बोधक अव्यय यानी जिसको हम प्रेपोजिशन भी कहते हैं, तो उसमें कौन से वर्ड आएंगे? जैसे कि बिना, भीतर, सामने, बाद, नीचे। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको अगर बताना चाहूँ तो जैसे कि धन के बिना काम नहीं चलता, या फिर भीतर, घर के भीतर कोई नहीं था, सामने, उनके घर के सामने एक पेड़ है, फिर बाद, कुछ देर के बाद हम मंदिर में गए, फिर नीचे, एक लोटा पानी लेकर सेठ एक पेड़ के नीचे बैठे। अभी ये सब शब्द उसी वाक्य में किसी एक का संबंध दूसरे के साथ में बता रहे हैं, एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, तो या फिर एक दूसरे का स्थान बता रहे हैं, या फिर एक दूसरे के वजह से कुछ नहीं हो सकता है वो बता रहे हैं हमें। तो ये इसके लिए किस में जाएंगे? संबंध बोधक अव्यय में। उसके बाद आते हैं समुच्चय बोधक अव्यय यानी कि हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? ऐसे शब्द जो दो वाक्य या दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे कि और, परंतु, तो, या, ये शब्द उसमें आते हैं। इन वाक्यों में ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभी और के लिए जैसे कि दीपक पढ़ता है और रवि खेलता है। उसके बाद परंतु, मैं पुस्तकें दे रहा था परंतु राम चला गया, तो यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, या आपने स्नान किया या नहीं। अभी ये जो शब्द है ये या तो दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं या फिर दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और इसीलिए हम इनको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं यानी कि कंजंक्शन। उसके बाद हमारा आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। इस विस्मयादि बोधक अव्यय यानी इंटरजेक्शन क्या होते हैं? अभी ऐसे शब्द या फिर जिन शब्दों से हम शोक, विस्मय, घृणा, आश्चर्य आदि भाव हम व्यक्त करते हैं, जैसे कि अच्छा, अरे रे, वाह वाह, छी। तो विस्मयादि बोधक अव्यय जो होते हैं उनके सेंटेंस में हम इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर यह शब्द होते हैं। इन शब्दों को अगर हम इस्तेमाल के साथ में देखें तो जैसे अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अरे रे, यह क्या हुआ, वाह वाह, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, या फिर छी, तुम्हें ऐसी हरकत या फिर तुम्हें ऐसी नीचता नहीं दिखानी थी। तो ये सब शब्द हमारा किसी न किसी या तो स्वीकार के बारे में हम बताएंगे, या फिर विस्मय, या फिर क्रोध, या फिर शोक, या फिर घृणा, या फिर हर्ष यानी आनंद, ये सब भाव व्यक्त करने वाले शब्द हैं जो कि विस्मयादि बोधक अव्यय के नाम से जाने जाते हैं। अभी आज हमने शब्द के भेद जो कि विकारी में चार है और अविकारी में चार है वो सब हमने सीखा है। तो जब भी किसी भी इसमें अगर किसी भी वर्ड में या फिर किसी भी अव्यय में अगर आपको डाउट है, नहीं समझ में आया, तो आप बार बार वापस से ये वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।